गुड आफ्टरनून। चैप्टर 19 कंप्लीट हो चुका है। कल मैंने चैप्टर 20 स्टार्ट किया था, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इस चैप्टर के अंदर मसल के कॉन्ट्रैक्शन को समझेंगे और हम समझेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, कितनी बोन्स होती है, कौन कौन सी बोन्स होती है, सब डिटेल करेंगे आज। तो बेटा आप आगे समझिए इसको। बच्चों सबसे अब बात करते हैं मसल्स की। कल मैंने बताया था कि 7 चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, जो मसल्स है 3 टाइप की होती है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ और विसरल मसल्स। ठीक है, हम बच्चों मसल सेल्स की बात कर रहे हैं। मसल सेल को मसल फाइबर भी कहते हैं, मसल सेल को मसल फाइबर भी कहते हैं। जो मसल सेल्स हैं आपस में एग्रीगेट हो जाती है और उनके चारों ओर एक कनेक्टिव टिश्यू उसको कवर कर देता है, तो फिर उसे हम फेसिक्यूलस क्या कहते हैं, फेसिक्यूलस या फेसिकल्स और मसल बंडल भी कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि जब कई सारे मसल्स या मसल फाइबर इकट्ठे होके और उनके चारों ओर एक कनेक्टिव टिश्यू बन जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फेसिकल्स। क्या कहते हैं? फेसिकल्स और मसल बंडल कहते हैं। ठीक है, ये अब बच्चों बात करते हैं हम मसल सेल के बारे में। ये बच्चों मैंने मसल सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। ठीक है, मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम्स कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर कैल्शियम स्टोर होता है, कैल्शियम। ठीक है, इसके अलावा मसल सेल के अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स और मायो फाइब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल सेल के अंदर जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम मसल फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा टाइमली आया करें क्लास के अंदर। ये मसल सेल का डायग्राम है। मसल सेल के मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम्स, मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मसल सेल के अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं, थिन पतले फिलामेंट और थिक मोटे फिलामेंट पाए जाते हैं। इन फिलामेंट्स को हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात आपकी? बच्चों ये फिलामेंट दो प्रकार के हैं। एक्टिन फिलामेंट, जो एक्टिन के और दो प्रोटीन और उनके बने होते हैं, और मायोसिन फिलामेंट। क्या है? मायोसिन फिलामेंट। ठीक है बच्चों, तो ये दो फिलामेंट्स जिन्हें मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, अंजलि ने और एक दो बच्चों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, कि जब मसल्स की सेल एग्रीगेट हो जाती है, मसल के फाइबर्स, तो वो एक बंच बना लेते हैं, उनको एक लेयर सराउंड कर लेती है कनेक्टिव टिश्यू की। कई सारे जो बंचेज है इकट्ठे होते हैं और उनके बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बन जाती है, तो उसे हम फेसिकल्स या मसल बंडल कहते हैं, फेसिकल या मसल बंडल कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए कि ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, जिन्हें हम एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं, और थिक फिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। थिक फिलामेंट को मायोसिन और थिन फिलामेंट को एक्टिन कहते हैं। तो इनके जो ये एंड है बच्चों, ये जो एंड है यहां से ये कनेक्टेड है, तो इनमें इलास्टिक फाइबर पाया जाता है। ये जो एंड है ना, यहाँ पर इलास्टिक फाइबर है। ठीक है ना, तो इस इलास्टिक फाइबर को हम क्या क्या क्या, क्या कहते हैं? जेड लाइन। क्या कहते हैं? जेड जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से इनके सेंटर में भी इस तरीके से फाइबर होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना बच्चों, ये पतले फिलामेंट है जो यहां से एंड है, तो ये जेड लाइन है, और इसे हम कहते हैं आई बैंड। क्या कहते हैं? यहाँ पर भी ये आई बैंड है, यहाँ पर भी आई, यानी कि एक्टिन फिलामेंट दोनों तरफ से उनके एंड जो है इनसे कनेक्टेड है, तो ये आई बैंड है और ये भी आई बैंड है, और इनके बीच में ये जो जेड लाइन है इसे हम जेड लाइन कहते हैं। ठीक है,
और ये जो है इसे हम एम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। और ये थिक फिलामेंट है जिन्हें हम मायोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोसिन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मसल का अपीयरेंस है वो डार्क आता है। क्या आता है? यहाँ पर मसल का अपीयरेंस किस जगह? इस जगह। तो ये जो पार्ट है, ध्यान रखना बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये लाइट कलर का अपीयर होता है, तो इसे हम लाइट बैंड कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसे हम, ये भी लाइट बैंड है। यहां मैंने ये लाइन डायग्राम बनाया है फिलामेंट्स के लिए। और बीच में ये मायोसिन फिलामेंट होने से, ओवरलैपिंग होने से डार्क अपीयरेंस आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डार्क बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क बैंड। इस बच्चों ध्यान से देखिए, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों फिलामेंट ओवरलैप, ये एक्टिन इसको ओवरलैप करते हैं, तो ये डार्क कलर का अपीयर होता है, तो डार्क बैंड कहते हैं। और इन्हें हम लाइट बैंड कहते हैं। अब यहाँ आ जाओ आप, इसे हम आई बैंड कहते हैं। मतलब जो लाइट बैंड है उसे हम आई बैंड कहते हैं। और ये जो डार्क अपीयरेंस आता है इसे हम ए बैंड कहते हैं मसल के अंदर, ठीक है? और ये जो पार्ट है इसे हम एच जोन कहते हैं। यहाँ पर जहां ओवरलैपिंग नहीं हुई है एक्टिन से, तो इसे हम कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक मैं समझाऊंगा, मसल के कॉन्ट्रेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा ये एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा लाइन डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो एक्टिन पतले फिलामेंट होते हैं ये इसको ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये स्लाइड करते हैं। ये नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन है और ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो फिलामेंट्स है इनके ऊपर स्लाइड करते हैं। तो स्लाइड करने पर ये कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन है, और जब रिलैक्स होता है तो वापस ये कंडीशन आ जाती है। यहां तक अगर आपकी क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं एक्टिन और मायोसिन के बारे में बताऊंगा आपको। यहां तक क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दें सब लोग, सभी से बोल रहा हूं मैं। हाँ बेटा, क्लास में बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? और टाइम रहा तो आज स्केलेटल सिस्टम भी आज ही स्टार्ट कर देंगे। पहले मैं बच्चों एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के लिए डायग्राम बनाऊंगा। एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट।
ये बच्चों मैं एक्टिन जो फिलामेंट है ना, उसके लिए ये डायग्राम बना रहा हूं। थोड़ा सा बच्चों ये डायग्राम टिपिकल है, थोड़ा सा अलग है, तो बनाने में कहीं कोई कमी रह रही हो, लेकिन टॉपिक मैं अच्छे से ये क्लियर कर दूंगा कि एक्टिन में क्या क्या प्रोटीन होती है और मायोसिन में कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों एक्टिन फिलामेंट, है ना। अब लेते हैं मायोसिन। बच्चों ध्यान से देखिए आप। बच्चों मैंने आपको बताया कि मसल की सेल के अंदर दो प्रकार के फिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं, समझ में आई बात आपके। तो जो एक्टिन फिलामेंट है उसमें तीन प्रकार की प्रोटीन होती है। ट्रोपोनिन, ये जो प्रोटीन है इसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। और ये जो प्रोटीन है जो सर्कल्स के रूप में, ये है एक्टिन। तो एक्टिन हो गई, फिर ये बीच बीच में ट्रोपोनिन है, और ये ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ये मास्क करती है, क्या करती है, मास्क करती है एक्टिन के उस पार्ट को जो मायोसिन फिलामेंट से अटैच हो सकता है। ठीक है, ये मायोसिन अटैच होता है कॉन्ट्रेक्शन के समय एक्टिन से, तो एक्टिन के उस पार्ट को कवर करती है ट्रोपोनिन जो अटैच होता है मायोसिन से, उसको मास्क करके रखती है, कवर अप करके रखती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मायोसिन की। ये मायोसिन फिलामेंट है, इसकी जो यूनिट्स होती है, इसकी जो यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, मीरोमायोसिन कहते हैं, यानी कि ये मीरोमायोसिन से बनती है। तो इसका ये जो पार्ट है ये हैवी मीरोमायोसिन है, और ये जो पार्ट है टेल पार्ट, इसे लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से उठा हुआ रहता है, इसे हम क्रॉस आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं। इनका ये जो साइट है, ये जो साइट्स है ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी कि इस जगह से ये एक्टिन से अटैच होते हैं, बंधते हैं। और ये जो पार्ट है ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। ये क्या है बच्चों,
ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। बताइए समझ में आया या नहीं आया? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक समझाने वाला हूं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना। तो मैं रफ कर देता हूं इसको। मसल कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मैं डायग्राम बनाता हूं बच्चों, बड़ा ही मजेदार डायग्राम है, आप साथ साथ में बनाना जरूर, ठीक है।
अब बच्चों मैं एटीपी वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको फटाफट से, और फिर एक साथ ही एक्सप्लेन करते हैं अपनी। बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आप मसल के कॉन्ट्रेक्शन के टॉपिक को आप आसानी से समझ जाएंगे। ये बच्चों एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट है। सबसे पहले जो ये क्रॉस आर्म है ये अटैच होती है, ठीक है, अटैच होती है किससे? एक्टिन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये अटैच हो रही है, ठीक है, ये कंप्लीटली अटैच हो गई, ठीक है। अटैच होने पर एटीपी कंज्यूम होता है, ठीक है। फिर ये क्रॉस आर्म मूव करती है तो जो एक्टिन फिलामेंट है उनको अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करती है, अंदर की ओर खींचती है। तो ये खींच लिया, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एटीपी फिर से खर्च हो गया, एनर्जी खर्च हो गई यहाँ पर, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जब ये पूरी तरीके से अंदर खींच लिया तो फिर ये क्रॉस आर्म रिलीज हो जाती है और ये यहाँ से डिटैच हो जाती है। डिटैच होने पर ठीक है बच्चों, ये अलग हो गई, डिटैच हो गई। फिर अच्छा, डिटैच होते समय फिर से एक बार जो एटीपी है, डिटैच होते समय एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और एटीपी यहाँ पर स्प्लिट होके फॉस्फेट और एडीपी बना लेगा। क्या बना लेगा? फॉस्फेट एंड एडीपी बना लेगा। तो इस तरीके से रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जारी रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और इसे हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब नर्व का जो एक्सोनल टर्मिनल पार्ट होता है वो मसल सेल के सार्कोलेमा से अटैच होता है, तो जब इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं तो एक्सोनल जो टर्मिनल नॉब है वहां पर इंपल्स जाते हैं, वहां पर जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज होता है मसल सेल के अंदर। मसल सेल के अंदर रिलीज होने पर जो इंपल्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्री चले जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने पर, स्प्रेड होने पर कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है। कैल्शियम आयन रिलीज होने से क्या होता है कि जो ट्रोपोनिन है, जो ट्रोपोनिन है जिसने एक्टिन को मास्क अप कर रखा है वो वहां से हट जाता है। तो अब वो जगह फ्री हो जाती है मायोसिन से अटैच होने के लिए, मायोसिन के क्रॉस आर्म से अटैच होने के लिए। तो ये एक्टिन फिलामेंट से अटैच हो जाती है। अटैच होने के बाद एटीपी का कंज्यूम करते हुए जो क्रॉस आर्म है वो अंदर की ओर मूव करती है, तो दोनों तरफ के जो एक्टिन फिलामेंट है वो अंदर खींचे जाते हैं। तो इससे क्या होता है? मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। और इस तरीके से बार बार मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। बात समझ में आई या नहीं बच्चों? यहां तक अगर वाकई में समझ में आया तो एक बार हैंड रेज कर दें। ये थ्योरी आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छी दे रखी है, एक बार हैंड रेज कर दें अगर ये थ्योरी आपको समझ में आ गई है। फिर मैं आगे का पार्ट बताता हूँ। हाँ हाँ, ओके। अब सुनिए आप तो बच्चों जो मसल्स होती है उनके अंदर भी एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। क्या नाम है? मायोग्लोबिन। तो जिन मसल्स के अंदर ये मायोग्लोबिन ज्यादा होती है तो वहां पर वो जो मसल्स है रेड कलर की नजर आती है, रेड कलर की अपीयर होती है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मैं लिख के बता देता हूं, मायोग्लोबिन। तो ये मायोग्लोबिन के ज्यादा होने से क्या होता है कि यहाँ पर रेडिश अपीयरेंस आती है, और इन मसल्स को हम रेड फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड फाइबर्स कहते हैं। और यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अगर वर्कआउट ज्यादा होता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ज्यादा होता है, वर्कआउट ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिससे मसल्स क्रैम्प भी आते हैं। ठीक है। जिन मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन कम पाई जाती है
तो वहां पर व्हाइटिश अपीयरेंस आता है। क्या आते हैं? व्हाइटिश अपीयरेंस आता है, और उन्हें हम व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। ऐसी मसल सेल्स को हम क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर्स कहते हैं ऐसी मसल्स को। ठीक है, और वहां पर मायोग्लोबिन कम होता है, और इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। ओके बच्चों, चलिए लास्ट तक बने रहना बच्चों। अब मैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार लिख के बता देता हूँ। रेड फाइबर्स जिनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होती है जिन मसल्स में, तो रेड फाइबर्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, और जिनमें मायोग्लोबिन प्रोटीन कम होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। ओके, चलिए बच्चों आगे मैं बढ़ता हूं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को स्टार्ट करता हूं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, फटाफट से बने रहना क्लास के अंदर, लास्ट तक पढ़ेंगे, लास्ट मिनट तक है ना, क्योंकि जिससे जल्दी कवर कर सके हम टॉपिक्स को। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें दो पार्ट है। एक तो है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और सेकंड है एपेंडिक्यूलर, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एपेंडिक्यूलर स्केलेटन, मैं एक बार रिपीट बता देता हूं ये क्या है बच्चों। एक्सियल स्केलेटन जो हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सियल स्केलेटन है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? हमारे जो हाथ और पांव है इनकी जो बोन्स है, तो ये किसके अंदर आते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन को समझेंगे। जो एक्सियल स्केलेटन है बच्चों, इनके अंदर टोटल 80 बोन्स पाई जाती है। कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन के अंदर बच्चों 80 बोन होती है, 80 बोन्स पाई जाती हैं। अब आप हंसेंगे, मजेदार टॉपिक है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं स्कल से। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्कल के अंदर हमारी जो खोपड़ी है बच्चों, उनमें टोटल 29 बोन्स होती है। कौन कौन सी होती है वो मैं बता रहा हूं अभी, या कौन कौन सी के पार्ट को बाद में करेंगे, मैं पहले काउंट करवा देता हूं। स्कल बोन्स, ठीक है। इसके बाद में वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो है टोटल होती है 26 बोन्स। कितनी होती हैं? 26 बोन्स। फिर आते हैं अपने रिब केज के अंदर, रिब केज। रिब केज के अंदर बच्चों टोटल 25 बोन्स होती है। कितनी होती है? 25 बोन्स होती है। बच्चों ध्यान रखना, हमारी जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती है, रिजिड होती है, क्योंकि उनमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और जो कार्टिल, हमारे स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट है, एक तो है बोन और एक है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, एक्सियल स्केलेटन में हमारे खोपड़ी की हड्डियां, स्कल की हड्डियां, वर्टेब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी, और रिब केज, ये सब आते हैं। तो अब मैं काउंटिंग बता देता हूं आपको, और फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने पास में देखो, मैं टाइम बता देता हूँ, 8 मिनट्स है, तो आप लास्ट तक बने रहना, टॉपिक समझ में जरूर आएगा आपको। स्कल, हमारा जो ये स्कल है बच्चों, इसके अंदर टोटल 29 बोन्स है। कितनी बोन है? 29 बोन्स है। कौन कौन से हिस्से में कितनी है ये मैं बता देता हूं आपको। अपना जो सिर है,
ध्यान से देखिए बच्चों, अपना ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है सिर का, ये जो पार्ट है, ठीक है, इनमें जैसे कि फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये पीछे का जो पार्ट, तो ये कई सारी बोन्स है जो आपस में एकदम बंधी हुई है, जुड़ी हुई है सचर्स के द्वारा, जॉइंट्स के द्वारा, ठीक है, इमूवेबल जॉइंट्स के द्वारा। ये मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, पहले बोन की काउंटिंग, पहले हड्डियों की काउंटिंग बता रहा हूं। तो इस पार्ट में आपकी होती है 8 बोन्स। कितनी होती है? 8 बोन्स। फिर आते हैं अपने फेस की, जो फेशियल बोन्स है, चेहरे की जो बोन्स है बच्चों, ये है टोटल 14 बोन्स। कितनी है? 14 बोन्स है। फिर बात करते हैं कान। बच्चों कान की जो हड्डियां हैं ये भी स्कल में काउंट करेंगे हम। तो एक कान में टोटल 3 बोन है। कितनी बोन है? 3 बोन है। तो दोनों कानों में कितनी होगी? 6 बोन्स होगी। तो 6 बोन्स कान के अंदर पाई जाती है। एक अपने बकल कैविटी के बेस पर पाई जाती है, बकल कैविटी के बेस पर पाई जाती है, जिसे हम हायोड बोन कहते हैं। बोन के नेम भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास नेक्स्ट क्लास में। तो जो स्कल है उसमें 1 बोन है। कितनी है? इसके हायोड बोन जो है बकल कैविटी के बेस पर 1 बोन है। तो 8 एंड 14, 22 प्लस 6 28 और 1 हायोड बोन, तो टोटल 29 बोन्स होती है। फिर बात करते हैं वर्टेब्रल कॉलम की। बच्चों हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा जो स्कल है, ये हमारे वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। हमारा जो स्कल है ये डाइकोंडाइलिक होता है। क्या होता है? डाइकोंडाइलिक होता है। तो फर्स्ट वर्टेब्रा से, एटलस से कनेक्टेड होता है, एटलस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 26 बोन्स पाई जाती है। कितनी बोन पाई जाती है? 26 बोन्स पाई जाती है। तो वर्टेब्रल कॉलम की बोन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें बच्चों जो सर्विकल बोन्स है, जो सर्विकल सर्विकल बोन्स है बच्चों, ये 7 है। कितनी है? 7 है। फिर आ जाते हैं थोरेसिक, मतलब गर्दन की जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर 7 हड्डियां होती है। थोरेसिक जो बोन्स है वो है 12। फिर लंबर, कमर की हड्डियां, कमर में होती है बच्चों अपने 5, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपने वर्टेब्रल कॉलम के नीचे के पार्ट में सेक्रम, सेक्रम एक है जिसमें 5 छोटी बोन्स होती हैं। फिर लेते हैं कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल के अंदर एक है, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, 4 मिनट है, इस टॉपिक को कवर करके फिर फिनिश करते हैं क्लास को। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गर्दन की हड्डियां है वो टोटल 7 है, जिन्हें हम सर्विकल बोन कहते हैं। हमारा ये जो पार्ट है पीठ, पीठ का थोरेसिक पार्ट, यहाँ पर टोटल 12 बोन्स है। फिर है लंबर, जो कमर का पार्ट है बच्चों, कमर का जो पार्ट है उसके अंदर 5 बोन्स होती है। फिर ये जो नीचे का पार्ट है अपने यहाँ पर लंबर के नीचे, ये इसमें 2 बोन और है, एक तो सेक्रम है, फिर कॉक्सीजियल है। तो सेक्रम भी एक होती है, कॉक्सीजियल भी एक होती है। ये और बात है कि सेक्रम के अंदर 5 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, कॉक्सीजियल के अंदर 4 स्मॉल बोन्स होती है। तो देखिए बच्चों 7 और 12 19, 19 प्लस 5 24, 24 और 2 26, टोटल 26 हड्डियां हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर। फिर बात करते हैं रिब केज की। बच्चों जो हमारी पसलियां हैं, रिब केज है, उनमें टोटल 25 बोन्स है, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, मतलब दोनों तरफ की जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो टोटल 12 है। कितनी है? 12। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर का मतलब 24 बोन होगी रिब की, पसलियों की। और एक हमारे फ्रंट में हड्डी होती है, ये इसे हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो जो रिब है, पसली है, आगे से स्टर्नम से कनेक्टेड होती है, और पीछे से डॉर्सल साइड में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहां से कनेक्टेड होती है। और रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कॉलम में जो पार्ट कनेक्ट होता है वो बाइसेफेलिक होता है। तो टोटल कितनी? 25 बोन हो गई। एक स्टर्नम, एक तरफ 12 पसलियां, 12 रिब्स, और दूसरी तरफ भी 12 रिब्स। तो 12 प्लस 12 24, और एक स्टर्नम। तो 25 बोन कौन सी होती है? रिब केज की होती है। तो ये बच्चों टोटल 80 बोन्स हैं जो हमारे एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती है। तो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको।